हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 नवंबर 2024, महीने का आखिरी दिन हो गया शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिन के लिए उड़ीसा राज्य के दौरे पर पहुंचे और यहां प्रधानमंत्री बोले कि उड़ीसा, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में जीत कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य देखकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट के भी हो सकते हैं। देश के युवाओं को लेकर भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी युवा शक्ति चमत्कार कर सकती है, युवाओं को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं पीएम ने राजनीतिक बयान भी दिए, बोले कि 2019 में जो चौकीदार था, इनके लिए चोर अब हो गया ईमानदार। विपक्ष पर कटाक्ष मारते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ता को बापोती समझने वाले 10 साल से केंद्र की सत्ता से दूर हैं। वैसे दोस्तों, उड़ीसा राज्य के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है। उड़ीसा सरकार ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसमें 20 प्रमुख परियोजनाएं हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि लड़का लड़की, प्रेमी प्रेमिका के बीच अगर ब्रेकअप हो जाए और कोई खुद की जान दे दे तो उसे इस तरह के लिए उकसाना नहीं माना जाएगा। यहाँ तक कि एक लड़की से शादी का वादा तोड़ने पर भी उसके खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल ही एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया। 8 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। पूरा केस भी आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि टूटे हुए रिश्ते तो स्वतः ही इस तरह के होते हैं, मतलब भावनात्मक रूप से परेशान करने वाले हो सकते हैं टूटे हुए रिश्ते। और ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला भी पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि भले ही रिश्ता लंबे समय तक रहा हो, लेकिन सिर्फ शादी से इनकार करना इस तरह के मामले के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। देश के करोड़ों युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने रोजगार पर फोकस बढ़ाते हुए 1 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां देने का प्लान बनाया है। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से पिछले 4 महीनों में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की मंजूरी मिली है। और सरकार का कहना है कि इन निवेश मंजूरी के साथ ही अगले 5 साल में हमारे देश में तकरीबन 1.25 करोड़ नौकरियों के सृजन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। और इसके अलावा सरकार ने कहा कि सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया भी बढ़ने लगी है पिछले 4 महीनों के दौरान। और अभी तो सरकार का और प्लान है, इस विंटर सेशन में यानी शीतकालीन सत्र में कुछ ऐसे नए विधेयक भी पेश करेगी जिससे भी युवाओं के लिए नौकरियों की बहार आने वाली है। सरकार इस सेशन में कई महत्वपूर्ण बिल पास करना चाहती है जिससे कि देश की इकोनॉमी को रफ्तार मिले और नई नौकरियों के अवसर जनरेट हो। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार तेल क्षेत्र में शिपिंग, रेलवे, विमानन और आपदा प्रबंधन से जुड़े नए बिल पेश करेगी। वैसे दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 72% कंपनियां अब फ्रेशर्स को नौकरी दे रही है, बल्कि ज्यादा एक्सपीरियंस वालों की इंडस्ट्री में मांग सबसे कम है। डेटा साइंटिस्ट, डिजिटल सेल्स जैसी 10 प्रोफाइल हाई डिमांड जॉब्स बन चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार का एक और नया प्लान, डिलीवरी बॉय को भी जल्द ही ईपीएफओ से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। श्रम मंत्रालय की तरफ से इस तरह की योजना भी बनाई जा रही है। जो गिग वर्कर्स होते हैं ना, जैसे जोमेटो, स्विगी के डिलीवरी बॉय हो गए या अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स डिलीवरी बॉय हो गए, तो इनको भी सरकार ईपीएफओ से जोड़ने का प्लान कर रही है। और ईपीएफओ को लेकर एक और प्लान मैंने आपको कल ही बताया था। नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है, सरकार 12% अंशदान की लिमिट को भी खत्म करने पर विचार कर रही है। मतलब अभी जो पीएफ में आपकी सैलरी का 12% मैक्सिमम जमा होता है ना, तो इस लिमिट को भी सरकार बढ़ा सकती है। चलिए महिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए आप कि हर 5 एमएसएमई में एक की कमान महिलाओं के हाथ में है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि स्टार्टअप्स 86% सालाना की गति से हमारे देश में बढ़े हैं और देश की इंडस्ट्री में अब महिलाओं की भूमिका, महिला सशक्तिकरण, महिला भागीदारी भी दिनों दिन बढ़ रही है। हालांकि दोस्तों, अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश की जीडीपी यानी इकोनॉमी पर एक बुरी खबर सामने आई है। देखिए, इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा। अभी 2 साल के सबसे निचले स्तर पर आई देश की जीडीपी वृद्धि दर दूसरी तिमाही में 2 साल के सबसे निचले स्तर पर 5.5% से भी अंदर पहुंच चुकी है। खुद सरकार की तरफ से जीडीपी को लेकर ये आंकड़े जारी किए गए। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% रही, जो कि पिछले 21 महीनों में सबसे कम है। जबकि यही दर 1 साल पहले हमारी इकोनॉमी 8.1% की दर से बढ़ रही थी। लेकिन अभी देश की रफ्तार, विकास दर काफी कम हुई है पिछले कुछ महीनों में, जो कि बड़ी चिंता की बात है वाकई में। और सरकारी घाटे पर भी आंकड़ा सामने आ रहा है कि देश को पिछले 9 महीनों में हुआ 7.5 लाख करोड़ का घाटा। सरकार ने खुद ही आंकड़ा बताया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से सदन में आंकड़े जारी किए गए। वैसे जीडीपी कैलकुलेशन को लेकर भी सरकार नया प्लान बना रही है। अब बेस ईयर में बदलाव होगा। 2026 से ये नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। मतलब केंद्र सरकार 2022-23 को जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष बनाने पर विचार कर रही है, जो 2026 के फरवरी महीने से लागू होगा। और ये बदलाव लागू होने के बाद जीडीपी कैलकुलेशन कैसे होगा, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जीएसटी को लेकर अगला अपडेट सामने आ रहा है कि 16% की एक समान टैक्स दर लागू की जाए। ज्यादा दरों से जीएसटी संग्रह में कमी आ रही है, तो सरकार को मतलब जीएसटी टैक्स कलेक्शन की रेट कम करनी चाहिए, बल्कि इसका दायरा बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से सरकार को यह भी सुझाव दिया गया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में फिर से भारत का चयन हुआ। 6000 भारतीय सेना और पुलिस के जवान तैनात होंगे। और बड़ी खबर देखिए, अब सांप के काटने पर भी आपको सरकार को जानकारी देनी होगी। दरअसल हमारे देश में सर्पदंश की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सर्पदंश रोकथाम और नियंत्रण योजना NAPSE नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत अब सांप के काटने के मामलों को केंद्र सरकार ने सूचित करने योग्य रोगों की लिस्ट में शामिल कर दिया। मतलब कि स्नेक बाइट की घटनाओं को भी अब स्वास्थ्य मंत्रालय को सूचित करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा सरकार को। इस कैटेगरी में सरकार ने इस घटना को शामिल कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 3 से 4 मिलियन लोगों को सांप काटता है, जिनमें से लगभग 50,000 लोगों की मौत भी हो जाती है। और ये आंकड़े वैश्विक स्तर पर सांप काटने से होने वाली मौतों का आधा हिस्सा, मतलब भारत में सबसे ज्यादा सांपों की वजह से लोगों की जान जाती है। यही वजह की केंद्र सरकार ने सर्पदंश को भी सूचित करने योग्य बीमारी में घोषित कर दिया, ताकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इन डेटा का इस्तेमाल करके सर्पदंश की घटनाओं पर रोकथाम लगा सके। ऐसा
और एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के गोंदिया में दर्दनाक बस हादसा हो गया जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। और महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीड़ितों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की है। कल दोपहर के समय महाराष्ट्र में यह बड़ा बस हादसा हुआ जिसमें अभी 20 से ज्यादा घायल हैं, 15 की जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार को बचाने के दौरान बस रेलिंग से टकराकर पलट गई और इसी घटना में बड़ा हादसा हो गया। और क्रिकेट जगत से भी एक दुख भरी खबर सामने आ रही है। ओपनिंग में उतरा बैटिंग करने सीने में उठा तेज दर्द और एक बैटर की दर्दनाक जान चली गई। क्रिकेट मैच खेलने के दौरान ही एक भारतीय क्रिकेटर की मौत हो गई। महाराष्ट्र पुणे में बीती रात खेले गए एक क्रिकेट मैच के दौरान 35 वर्षीय प्रोफेशनल क्रिकेटर इमरान पटेल का अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। और खेल समाचार पर भी एक अपडेट देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर आईसीसी बोर्ड की बैठक स्थगित हुई और अभी ये तो फाइनल तय हो चुका कि हमारी भारतीय टीम इंडिया खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि अब सरकार ने भी कह दिया। हालांकि अब चैंपियंस ट्रॉफी मैच पाकिस्तान में होंगे या नहीं, इस पर भी फैसला आज सुनाया जाएगा। कल भी आईसीसी की मीटिंग होनी थी लेकिन वो पोस्टपोन हो गई। और अभी हमारे भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। और वहीं स्पोर्ट्स न्यूज से एक और खबर है, बीसीसीआई ने टीम इंडिया की नई वनडे जर्सी भी लॉन्च की। शोल्डर की 3 पट्टियों पर अब तिरंगे का शेड दिखेगा, कुछ यूं होगी नई जर्सी है। और WPL मिनी ऑक्शन भी 15 दिसंबर को बेंगलुरु में होंगे। 5 टीमों में 19 स्लॉट खाली हैं, 16 करोड़ रुपए का बजट है। चलिए अगला अपडेट देखिए, संसद के चौथे दिन भी अडानी मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही अभी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है, मतलब 2 दिसंबर तक संसद की कार्यवाही स्थगित रहेगी। पिछले 4 दिन में कुल 40 मिनट ही कार्यवाही चली। विपक्ष ने एक बार फिर से अडानी और संभल मस्जिद मामले पर सरकार को घेरा। वहीं इधर लोकसभा के बाहर भी पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने विरोध किया। फसलें खरीदने में देरी न करें बीजेपी, बोले कि गांधी परिवार पर निजी टिप्पणी करने से बचे पिट्ठू। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महंगाई पर आम आदमी को बड़ा झटका लगा। नहाने वाले साबुन 7 से 8% तक महंगे हो गए। जो डेली यूज का सामान बनाने वाली हिंदुस्तान यूनिलीवर और विप्रो जैसी प्रमुख कंपनियों ने अपने कई उत्पादों में बढ़ोतरी का फैसला किया। डव, लक्स, लाइफबॉय, पियर्स वगैरह ये साबुन खरीदना अब महंगा होगा, क्योंकि कंपनियों ने इन सभी तरह के साबुन के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों का कहना है कि कच्चा माल, कच्चे तेल, पाम ऑयल की बढ़ोतरी के चलते ये फैसला लिया गया है। और दिल्ली के प्रदूषण पर भी अपडेट आ रहा है कि दिल्ली की हवा लगातार 6ठे दिन बेहद खराब रही। 2 जगहों पर AQI 400 पार चलना अभी भी प्रदूषण के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी घटी। दिल्ली की हवा पर रिपोर्ट तो ये भी बताई जा रही है कि 2019 के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि राजधानी वालों ने साफ सांसें ली। अभी भी अगले 2 दिन दिल्ली की हवा बेहद खराब रहेगी। वहीं मणिपुर में देखिए, हिंसा के बीच आखिरकार 13 दिन बाद स्कूल कॉलेज खुले, बच्चे स्कूल गए। जीरीबाम हिंसा के बाद से स्कूल बंद थे। 5 जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई, हालांकि इंटरनेट पर बैन अभी भी लागू है। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी देखिए एक घटना सामने आई। यूपी कॉलेज में अचानक 500 नमाज पढ़ने वाले पहुंच गए, जबकि रोजाना 4-5 ही आते थे। लेकिन 4 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस कॉलेज को हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो उसके बाद वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज में मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस कॉलेज को भी अपनी संपत्ति बताई है। और इससे संबंधित सोशल मीडिया पर लोगों ने एक पोस्ट भी किया जो 6 साल पुराना बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, यूपी में जो संभल में मस्जिद विवाद चल रहा है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट की सुनवाई को रोका जाए और इस मामले पर तटस्थ रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर एक और याचिका लगाई गई और पुलिस अफसरों पर भी FIR दर्ज करने की मांग की है। मतलब संभल में जामा मस्जिद मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हिंदू पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा और कुछ मांगे भी की, जिसमें कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर बिना सुनवाई कोई आदेश न दिया जाए। इधर संभल में इंटरनेट सेवा भी अब बहाल हुई कई दिनों बाद। जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण माहौल में अदा होने के बाद ये फैसला लिया गया, कल जो जुमे की नमाज थी। और वहीं आपको पता होगा, राजस्थान के अजमेर में भी आजकल एक दरगाह मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा। तो इस पर राजस्थान की पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि 800 साल पुरानी अजमेर दरगाह पर कोर्ट केस होना गलत है। PM मोदी भी यहाँ चादर चढ़ा चुके हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग ये केस कर रहे हैं। तो ये अब राजनीतिक बयानबाजी भी इस मुद्दे पर शुरू हो गई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसा हो रही है। इसी बीच खबर है कि चिन्मय कृष्ण दास समेत इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए बांग्लादेश सरकार ने। और कुछ धार्मिक नेताओं की तो ये ओपिनियन भी है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को टारगेट किया जा रहा, नरसंहार जैसी स्थितियां पैदा हो रही है। फौरन इन मुद्दों पर, इन घटनाओं पर विराम लगाना चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर हमारे भारत में भी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया और कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मतलब बांग्लादेश सरकार हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। मीडिया बड़ा चढ़ाकर बातों को दिखा रही है, ये कहना भारत सरकार का। अभी हमारे देश में विश्व हिंदू परिषद ने भी जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, उसके खिलाफ 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। वहीं देखिए कोलकाता में भी हिंदू सड़कों पर उतरे, मुसलमान भी विरोध कर रहे हैं। कई गलियां जाम हो गई। मुद्दा क्या, मामला क्या है? तो एक तो वही कि हिंदू संगठनों ने तो बांग्लादेश में चल रहे संकट के खिलाफ प्रदर्शन किया और वहीं मुस्लिम संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। और दोस्तों, एक केस की सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने भी कहा कि हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं है। ये सुनवाई के दौरान जज ने वकील साहब को खूब खरी खोटी भी सुनाई। दरअसल केरल राज्य में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हाथियों की परेड से जुड़े आवेदन को केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और इसी मामले पर हाईकोर्ट की तरफ से हिंदू धर्म को लेकर बयान भी दिया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, रेलवे से खबर है कि भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है सरकार। हरियाणा के 2 शहरों के बीच इसका ट्रायल रन होगा। अभी जर्मनी और चीन जैसे देशों ने रेल परिवहन में हाइड्रोजन ईंधन पर काम किया है,
लेकिन अभी तक चल केवल जर्मनी में ही रही है सफल ट्रेन। तो अब हमारे भारत में भी हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित ट्रेन का पायलट प्रोजेक्ट रन किया जाएगा, है ना। और इसके अलावा देखिए आप रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि 21 नवंबर तक देश में 136 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन हो रहा है। लोकसभा में उन्होंने आंकड़े जारी किए। चलिए बड़ी खबर आ रही, बिहार पहुंची देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उन्होंने महिलाओं के लिए एक बड़ा काम करते हुए घोषणा कर दी है, 40,000 से ज्यादा लोगों को फायदा भी मिलेगा। दरअसल अपने बिहार दौरे के दौरान उन्होंने 1300 करोड़ रुपए का ऋण भी वितरित किया। निर्मला सीतारमण ने 1388 करोड़ के कुल लोन बांटे और ये भी दावा किया कि तीसरे स्थान पर होगी जल्दी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है कि मिट्टी की सेहत खराब हुई है और उर्वरकता घटने के साथ ही मिट्टी में जो हम खाद बीज केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड का, तो इनसे हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। हालिया वैज्ञानिकों की ताजा स्टडी में यह खुलासा सामने आया कि भारत की 30% मिट्टी खराब हो चुकी है। आपकी सेहत को लेकर भी कुछ अपडेट देखिए। 50 साल में पहली बार मिला अस्थमा का इलाज, पहले ही डोज से मरीज पर असर दिखने लगा है। अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से दुनिया भर में कई लोग प्रभावित हैं, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों की एक स्टडी में अस्थमा के लिए एक ऐसा इंजेक्शन खोजा गया जिससे कि पहले ही डोज में असर दिख सकता है। तो दोस्तों अस्थमा जो कि इतने दिन तो एक लाइलाज बीमारी रही है जिसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन अब वैज्ञानिकों की इस नई स्टडी से अस्थमा के इलाज को लेकर आशा जगी है। ये देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल भी क्या कहती है साइंस की स्टडी और ये इंजेक्शन जो तैयार किया वैज्ञानिकों ने, ये कैसे काम करता है। वहीं आपके स्वास्थ्य को लेकर एक और बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए। गर्मी और वायु प्रदूषण के मेल से दिल के दौरे का खतरा दुगुना हो जाता है और इस 21वीं सदी के अंत तक दुनिया की आबादी के 5वें हिस्से के लिए तापमान से संबंधित खतरे वायु प्रदूषण से जुड़े खतरों से भी ज्यादा होने के आसार है। मतलब देखिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो हम आए दिन पेड़ पौधे वनों को काटते हैं, उसका कितना गहरा गंभीर साइड इफेक्ट दिखेगा भविष्य में। और खबर है सरकार ई नीलामी के जरिए बेचेगी 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं, आटे की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए फैसला लिया है। वहीं खबर है कि 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 4 दिसंबर से शुरू होगा। दिखाई जाएगी 29 देशों की कुल 175 फिल्में। ये कोलकाता में आयोजन होगा 4 तारीख से, जो कि 11 दिसंबर तक चलेगा। और वहीं देखिए दोस्तों सरकार ने लोकसभा में आंकड़े जारी करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में अहम भूमिका निभाई है, 70,000 शिशुओं की जान बचाई। और भारत चीन बॉर्डर तनाव पर भी खबर आ रही कि अब बॉर्डर के गाँव में पलायन नहीं होगा, सीमा पर कारगर साबित होगी ITBP की ये पहल। जी हाँ, दरअसल भारत चीन बॉर्डर पर स्थित अरुणाचल प्रदेश के गाँव के लोग जो पलायन करते हैं, तो उनके लिए अब गाँव में ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ITBP के जवानों ने ये विशेष पहल की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार और ITBP के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं, जिसके तहत गाँव में ही लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तो अब गाँव छोड़कर कहीं दूर नहीं जाएंगे वो। स्थानीय उत्पाद जैसे फल, सब्जियां, मांस, मछली, डेयरी उत्पाद वगैरह इनको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज स्कीम से ग्रामीणों और किसानों को फायदा होगा। चलिए अगली खबर है, रेगिस्तान प्रांत में बनेगा BSF का 60वां रेजिंग डे। 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह परेड की सलामी लेंगे और इस बार राजस्थान के जोधपुर में मनाया जाएगा। ये BSF की भव्य परेड भी होगी इस दिन। चलिए खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों के प्रसाद की गुणवत्ता की जांच वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। वहीं देखिए भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना ने एक और बड़ी कार्रवाई की, अरब सागर में 500 किलो और ड्रग्स जब्त की। खबर है, सिंगापुर और हांगकांग में अब भारतीय मसालों पर प्रतिबंध नहीं है, केंद्रीय मंत्री ने सदन में ये बात की जानकारी दी। वहीं टेक न्यूज से खबर आ रही कि एलन मस्क अलग से लॉन्च करने वाले हैं अपना खुद का AI ऐप, जो कि ChatGPT और गूगल जेमिनी से मुकाबला करेगा। वहीं भारत चीन सीमा विवाद पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि PM मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक के दौरान मतभेदों को निपटाने पर भी जोर दिया। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की एक नई पहल देखिए दोस्तों, इसरो ने तैयार किया भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का ढांचा भी। मतलब भारत का खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसरो के मुताबिक इसका वजन अभी 52 टन है और शुरू में 3 लोगों के चालक दल के लिए इसे बनाया जाएगा। और भारत के लिए एक और अच्छी बात तो यह है कि अब हमारे ही देश में बनेंगे फाइटर जेट्स के इंजन, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत भी बढ़ेगी और एविएशन डिफेंस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा, तो इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं खबर है, सांसद बनने के बाद प्रियंका गांधी का पहला केरल वायनाड का दौरा होगा आज। राहुल गांधी के साथ यहां सभा को संबोधित करेंगे। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए आप, चक्रवात तूफान फेंगल को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। आज दोपहर पंडुचेरी के पास पहुंचेगा ये तूफान, कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। तबाही मचा सकता है ये चक्रवात तूफान। तमिलनाडु में भी रेड अलर्ट जारी हुआ। साइक्लोन फेंगल की शुरुआती रफ्तार 90 किलोमीटर रहेगी जब ये भारत से टकराएगा। तो IMD के रेड अलर्ट के बाद चेन्नई में 13 फ्लाइट को भी कैंसिल किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि आज शनिवार को तमिलनाडु और पंडुचेरी के तट से ये चक्रवात फेंगल टकरा सकता है। झारखंड में भी इस तूफान फेंगल का असर दिखेगा। राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे, कुछ जगहों पर बारिश की भी संभावना है। बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में बने ये चक्रवाती तूफान का असर 2-3 दिन तक देखने को मिलेगा। कुछ और राज्यों के मानसून अपडेट देखिए आप। पंजाब के 9 जिलों में कोहरे का अलर्ट। चंडीगढ़ की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। बिहार के 14 जिलों में घना कोहरा छाएगा। दिल्ली पटना की फ्लाइट भी कैंसिल की गई। पटना की हवा काफी जहरीली हुई, AQI 400 के पार पहुंचा। इधर मध्य प्रदेश में देखिए आप, पंचमढ़ी से भी ठंडा भोपाल है, पारा 8 डिग्री तक चल रहा है। राजस्थान के शेखावटी में तापमान गिरने से सर्दी बढ़ी, आबू से ठंडा रहा फतेहपुर। हरियाणा में भी उत्तर पश्चिम हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई। और हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म इंडस्ट्री पर इस बार संकट देखा जा रहा है, क्योंकि बर्फबारी न होने से कारोबारी परेशान है, पर्यटक नहीं आ रहे तो कारोबार मंदा पड़ा है। और भी बाकी 8 राज्यों में घना कोहरा छाने की चेतावनी है। लाहौल स्पीति में तापमान
तापमान -11 डिग्री तक पहुंचा। अगले 24 घंटों के दौरान और मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद दोस्तों आज के सोना चांदी के भाव पर भी नजर डाल लेते हैं। सराफा बाजार में क्या अपडेट चल रहा देखें तो देखिए सोना चांदी के दाम में आज तेजी देखी गई। गोल्ड का भाव 450 रुपए बढ़कर 76,738 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा, जबकि चांदी में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। 1346 रुपए महंगी हुई चांदी और अभी चांदी का भाव वापस 89,250 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे खबरें। देखिए आखिरकार इंडियन स्टॉक मार्केट में फिर से बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 750 अंक चढ़कर 79,802 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 216 अंक चढ़ा। कल जो ब्लैक फ्राइडे था ये फैंटास्टिक फ्राइडे रहा शेयर मार्केट के लिए। फार्मा और अडानी शेयरों में भी बड़ी तेजी देखी गई। भारतीय एयरटेल के शेयर भी 7% तेजी में रहे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने तो अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया। कहां के आगे और बढ़ेंगे इसके स्टॉक। वही दोस्तों जो अडानी मामला चल रहा अभी उसको लेकर हमारे विदेश मंत्रालय का कहना कि अडानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अडानी मामले पर एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय ने पहली प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत सरकार को तो इस मुद्दे की जानकारी भी नहीं दी गई अमेरिका के द्वारा। मतलब अडानी मामले पर अमेरिका और भारत सरकार के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर बोला विदेश मंत्रालय। आपको बताओ अमेरिका ने अभी कुछ दिनों पहले अडानी पर रिश्वत देने और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, तो ये मामला अभी भी चल रहा है। निवेशकों के लिए कुछ अपडेट है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का शेयर 48% ऊपर 220 पर लिस्ट हुआ। सुरक्षा डायग्नोस्टिक का आईपीओ ओपन हुआ। 3 दिसंबर तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं बप्पन खबरों में। देखिए अगली अच्छी खबर, समुद्र में होने वाले हादसों में अब किसी की जान नहीं जाएगी। कोस्ट गार्ड की तरफ से राहत बचाव को लेकर एक नया प्लान बनाया गया है। वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, BMW जैसी कारों के मालिक भी पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं। हालिया एक ऑडिट रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। केरल राज्य में कई ऐसे लोग हैं जो मतलब रईस हैं, करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति हैं और पेंशन का लाभ ले रहे हैं। जरा सोचिए, गरीबों का हक छीन रहे, क्या करोगे। वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर में अब इन पुजारियों की एंट्री पर रोक रहेगी और पुजारियों के फोन के इस्तेमाल करने पर भी गाइडलाइन जारी हुई। एक तो उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को पुजारी बनाया जाएगा जिन्हें पहले 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और अगर किसी पुजारी के परिवार में जन्म मृत्यु होती है तो उन पुजारियों का भी राम मंदिर में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा भी राम मंदिर में पुजारियों के लिए ड्रेस कोड की व्यवस्था भी जल्दी लागू की जाएगी। चलिए अगली खबर है, नागालैंड राज्य में 1 दिसंबर से मनाया जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। 10 दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम। और खबर है कि यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा ई वे की गति सीमा भी 15 फरवरी तक कम रहेगी, क्योंकि अभी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका, कोहरा वगैरह होता है, तो गाड़ियों की स्पीड लिमिट लागू कर दी है। 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी 2025 तक ये स्पीड लिमिट लागू रहेगी। ठीक है, किस किस हाईवे पर भारी और हल्के वाहनों की स्पीड अधिकतम कितनी रह सकेगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, विदेशों में जो भारतीय महिलाएं संकट का सामना कर रही हैं उनके लिए 9 वन स्टॉप सेंटर को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। किन किन देशों में महिलाओं को सुविधा मिलेगी, तो जिसमें आगे एक तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरब। इन देशों में भारत सरकार की तरफ से आश्रय गृह बनाएंगे जहां मतलब भारतीय महिलाओं को विदेशों में भी सहायता मिल पाएगी। चलिए खबर है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कारोबार में आसानी नाम से एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया, देश के कारोबारियों की समस्याओं को खत्म करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। और खबर है, IIT गुवाहाटी देश के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव की मेजबानी भी करेगा। ये भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित होगा असम में। और खबर है, उत्तराखंड में देखिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 13 IAS समेत 18 नौकरशाहों के दायित्व बदले। वहीं उत्तराखंड में मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट के फाइनल में पहुंची उत्तराखंड की अंजू सती। दिल्ली में इसका आयोजन होगा। 21 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतियोगिता होगी। और बड़ी खबर देखिए, सनातन हिंदू एकता यात्रा पर अपडेट आना कि बागेश्वर धाम के पंडित वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि गांव-गांव में तैयार किए जाएंगे कट्टर हिंदू। उन्होंने कहा कि हिंदू के न रहने पर हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा, इसलिए हिंदुओं का एक होना बहुत जरूरी है। वैसे पंडित वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज मध्य प्रदेश इंदौर में रहेंगे। दोपहर 12 बजे होगा हिंदू युवा सम्मेलन का आयोजन। 13 स्थानों पर पार्किंग वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, 3 राज्यों को मिलाकर बनेगा देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी 22 जिले इसमें जुड़ेंगे। अगले महीने तीनों राज्यों के बीच MOU साइन होगा। वहीं खबर है, किसान नेता डल्लेवाल को रिहा किया गया। बोले कि जिस वार्ड में मुझे रखा वहां मोबाइल तक ले जाने की इजाजत नहीं थी। खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। कॉलेजियम ने सिफारिश की। ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर है जस्टिस मनमोहन। वहीं पंजाब में महिलाओं की कैंसर स्क्रीनिंग करवाएगी सरकार। मुक्तसर साहिब से इसकी शुरुआत होगी। विशेष कैंप लगाए जाएंगे, कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने ऐलान किया। खबर है, हिमाचल से इंसानी अंग अब ड्रोन से चंडीगढ़ पहुंचाए जाएंगे। 1 घंटा लगेगा, एम्बुलेंस से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट जल्दी से हो पाएगा, मरीजों की जान बच पाएगी। ये नई ड्रोन फैसिलिटी शुरू की गई है। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्कू ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। स्पेशल औद्योगिक पैकेज और परिवहन सब्सिडी बहाल करने की मांग की। और खबर है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने PM मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि टंगस्टन की माइनिंग को बंद करें, रद्द करें। खुदाई हुई तो विरासत और आजीविका पर खतरा मंडराएगा। तमिलनाडु सरकार खनन की परमिशन भी नहीं देगी। चलिए खबर देखिए, मार्सेलो की बहाली पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने LG से गुहार लगाई। कहा कि तत्काल प्रभाव से नियुक्ति बहाल की जाए। अक्टूबर में जो दिल्ली में 10,000 से ज्यादा मार्शल्स को नौकरी से निकाल दिया था, तो उनकी नौकरी फिर से लागू करने की सिफारिश की है दिल्ली की CM ने। और खबर देखिए, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकुंभ 2025 की प्रस्तावना के उद्घाटन समारोह को भी संबोधित किया। भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत दुनिया भर के G20 देशों में सबसे कम प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बन चुका है। चलिए, रिलायंस जियो यूजर्स के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। अब परेशान नहीं करेंगे फालतू की स्पैम कॉल और SMS, क्योंकि जियो की तरफ से
से एक नई AI टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, जिससे अब लोगों के साथ साइबर फ्रॉड होने की संभावना कम होगी। माई जियो ऐप पर भी आप दोनों डिस्टर्ब ऑप्शन में जाकर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अननोन नंबर के प्रमोशनल कॉल्स वगैरह को ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली पुलिस में अब इन लोगों की नहीं होगी भर्ती। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया और कहा कि कलर विजन से पीड़ित आवेदक अब दिल्ली पुलिस में शामिल नहीं हो पाएंगे। जो मतलब कलर विजन का मतलब समझ रहे हो, जिन्हें रंग पहचानने में दिक्कत होती है, रंग सही से नहीं दिखते हैं, ऐसे लोगों को अब पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं लिया जाएगा। वहीं दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर भी 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए विकल्प होंगे। अभी दिल्ली सरकार ने एडमिशन की शुरुआत भी कर दी है। और खबर है कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन भव्य समारोह के साथ हुआ। फिल्म क्रॉसिंग को मिला 55वें इफ्फी में ICFT यूनेस्को गांधी पदक भी। वहीं बड़ी खबर देखिए, बिहार का 2 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर हरियाणा में ढेर हुआ। एक MLA से भी रंगदारी मांगने का आरोप था। 26 की उम्र में 32 से ज्यादा केस। कुख्यात गैंगस्टर सरोज राय का एनकाउंटर कर दिया गया हरियाणा में। चलिए खबर है दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन होगा। पीएम मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत मंडपम में 6 दिसंबर से पूर्वोत्तर राज्यों का ये 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू होगा। और वहीं इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी पर भी बड़ी खबर आ रही है कि अब बीमा करने वाली कंपनियां आपके आगे पीछे घूमेगी। मतलब समझ रहे हो, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को भी अब भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में जगह मिलेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से एक नया प्लान बनाया जा रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI लागू करने का। हालांकि अभी सरकार इस मामले में लोगों की राय भी मांग रही है। और वहीं देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि शीर्ष राज्यों में साइबर अपराध में भारी उछाल हुआ है। अब सरकार ने 13 आयामी नई रणनीति भी बनाई है। गृह मंत्रालय ने खुलासा किया कि तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक साइबर मामले सामने देखने को मिले हैं। मतलब साइबर क्राइम जो आए दिन देखने को मिलते हैं। मैं आपको खबरें भी बताता रहता हूँ। देखिए, आज भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। गुजरात सूरत के एक युवक ने कंबोडिया में डिजिटल अरेस्ट गैंग बनाई। 90 वर्षीय बुजुर्ग को 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 1.5 करोड़ की ठगी भी की। 5 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा देखिए, आप शेयर बाजार के नाम पर एक हाई प्रोफाइल ठगी का केस भी सामने आया। गृह मंत्रालय तक पहुंची बात। 7 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। नोएडा में कुछ साइबर अपराधियों ने एक कंपनी संचालक को शेयर बाजार में निवेश के नाम पर पैसा डबल करने का लालच देकर यह ठगी की। ना ही आप ऐसे लालच में आए और ना ही ऐसे ठगों के जाल साझे में फंसे। मैं तो आपको रोजाना इस तरह के न्यूज बताकर अलर्ट करता रहता हूं, समझ रहे हो। देखिए, आप जीरोधा के फाउंडर का भी कहना कि 2024 के पहले 9 महीनों में ही 11,333 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी हुई है। नितिन कामत ने भी फ्रॉड से बचने की सलाह दी है। स्टॉक मार्केट के नाम पर तो मतलब आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, तो अलर्ट रहें दोस्तों, बचकर रहें। रातों रात पैसों को डबल करने के सपने ना देखें, बल्कि इससे अच्छा तो मेहनत करें, तो जिंदगी में वैसे ही तरक्की मिलेगी। वैसे स्टॉक मार्केट को लेकर सेबी भी कुछ नए नियम लागू करने जा रहा है। 1 अप्रैल 2025 से न्यू रूल लागू होंगे। ये अपडेट शायद मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब मतलब BSE NSE में दोनों में एक्सचेंज ट्रेडिंग हो पाएगी। एक एक्सचेंज में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इंटरचेंज ट्रेडिंग हो पाएगी दूसरे एक्सचेंज पर, ऐसा है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में एक मसाल जुलूस में आग भड़क गई। 50 से ज्यादा लोग झुलस गए। खंडवा की यह घटना सामने आई। वहीं खबर है, गुजरात के BZ ग्रुप में 6000 करोड़ का घोटाला सामने आया। कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट 3 साल में दुगुना करने का कहकर निवेशकों से रिपीट किया। देखिए मतलब एक और साइबर ठगी का मामला सामने आ गया। वहीं खबर है, देश के बड़े आइसक्रीम ब्रांड के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। नकदी और कई लग्जरी कारें भी जब्त की। डेयरी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड के प्रमोटरों के खिलाफ एक कार्रवाई हुई है। और बॉलीवुड से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा के घर पर भी ईडी ने रेड डाली। शिल्पा के वकील बोले कि छापू से मेरी क्लाइंट का कोई संबंध नहीं है। ये इस तरह की इंडस्ट्री से जुड़ा मामला है। वहीं खबर है, एजाज खान की वाइफ भी ड्रग मामले में अरेस्ट हुई। कस्टम विभाग ने जब्त किया 130 ग्राम मारिजुआना में। अभी एक्टर की भी तलाश कर रहा विभाग। और एक खबर है कि साउथ एक्ट्रेस सामंता रुद्र प्रभु के पिता जोसेफ प्रभु का भी निधन हो गया। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने जानकारी दी। ईश्वर की आत्मा को शांति दे। और फिल्म देखने वाले शौकीनों के लिए भी अच्छी खबर आई है। सेंसर बोर्ड ने फाइनली पुष्पा 2 को हरी झंडी दे दी है। फिल्म को UA सर्टिफिकेट मिल चुका है। हालांकि बोर्ड ने 3 डायलॉग में बदलाव के निर्देश भी दिए हैं। 5 दिसंबर को यह फिल्म देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभी पुष्पा 2 के प्रमोशन के लिए भी मुंबई पहुंचे अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना भी। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए आप। दिल्ली में विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और सदन की कार्यवाही स्थगित हुई पहले ही दिन। पुलिस भर्ती का मुद्दा भी गूंजा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर भी केजरीवाल ने आरोप लगाए केंद्र सरकार पर और कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। इधर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र के वर्तमान कार्यवाहक CM एकनाथ शिंदे बोले कि कौन होगा महाराष्ट्र का अगला CM, इसका फैसला अगले 1 या 2 दिन में हो जाएगा। मुंबई में मीटिंग के बाद ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। हो सकता है किसी नए चेहरे पर दांव खेला जाए, लेकिन ये भी तय है कि एकनाथ शिंदे केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे। यहाँ तक कि उनके तो डिप्टी CM के पद पर भी असमंजस बना हुआ। एक शिवसेना नेता की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। अभी शिवसेना ने मुख्यमंत्री के बदले गृह और वित्त मंत्रालय मांगा है, लेकिन भाजपा उन्हें देना नहीं चाहती है। दरअसल बात यह है कि आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र में इस बार गठबंधन की सरकार बन रही है। भाजपा प्लस शिवसेना प्लस NCP अजीत पवार महायुति जो गठबंधन है ना, इसीलिए तो मुख्यमंत्री को लेकर इतना पेच फंसा हुआ है। वरना झारखंड में तो कब के शपथ ग्रहण भी हो गए। हेमंत सोरेन सरकार भी बन गई। तो पूर्ण बहुमत वाली सरकार का ये फायदा होता है, फैसले क्विक होते हैं। और खैर अभी देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने एक और फैसला वापस लिया। वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने का जो आदेश था उसको रद्द कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने। और इधर देखिए, कांग्रेस के खड़गे बोले कि कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत है। हमें चुनावी रणनीति में सुधार करना। माहौल पक्ष में मतलब जीत की गारंटी नहीं है। चलिए दोस्तों, पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं। खबरों में कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट देखते हैं। देखिए, केरल सरकार ने फैसला लिया। एक तो ITI में पढ़ने वाली छात्राओं को पीरियड के दौरान 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। केरल सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। और इसके अलावा देखिए, हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की बड़ी घोषणा। इमरजेंसी में अस्पताल आने के लिए डॉक्टरों को मिलेगी एक खास सुविधा। नायब सिंह सैनी ने सावित्री जिंदल खेल परिसर का भी उद्घाटन किया और कहा कि अब इमरजेंसी होने पर डॉक्टर को घर से अस्पताल बुलाने के लिए हरियाणा सरकार खुद वाहन मुहैया कराएगी। और खबर है, उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा ई-रिक्शा का किराया। परिवहन विभाग ने तय कर दिए
रेट, क्षमता से ज्यादा सवारियां बिठाई तो ई रिक्शा सीज किया जाएगा और किराया होगा 8.5 रुपए प्रति किलोमीटर के लगभग, अधिकतम मिक्स किराया होगा, मतलब ये है ना। और खबर है कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कराने वाले गिरोहों की भी और संपत्ति जब्त की जाएगी। ईडी ने तेज के मुख्य आरोपी राजीव नयन की तलाश भी। खबर देखिए, लखनऊ में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। शेर मोदी भी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। और कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। देखिए, केंद्र से सड़कों के लिए राजस्थान राज्य को भी आर्थिक मदद मिली। राज्य में 27 सड़कों के लिए 1154 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है, जिससे राजस्थान के अलग अलग जिलों में रोड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। वहीं खबर है, राजस्थान के जैसलमेर में खुलेगा देश का पहला कैमल रेस्क्यू रिसर्च सेंटर, जहां ऊंटों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष काम किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के लिए भी अच्छी खबर आई है। एमपी के भोपाल में एक जर्मन कंपनी 100 करोड़ रुपए से उद्योग लगाएगी, मतलब निवेश करेगी। उद्योगपतियों से जर्मनी में मीटिंग के बाद जमीन भी अलॉट कर दी एमपी सरकार ने। वहीं खबर है कि पीएम मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने भी मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल के दर्शन किए। गर्भगृह की देहरी पर भी टेका माथा, देख सकते हैं आप तस्वीर में। और दोस्तों, हाईवे पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण के मामले आए हैं। पिछले 5 महीनों में 866 अतिक्रमण हटाए गए। तमिलनाडु फिर हमारे देश में दूसरे नंबर पर है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी अच्छी खबर आई है। राज्य में पहली बार पाइपलाइन से किचन तक आएगी रसोई गैस। 1 लाख घरों को मिलेगा सीएनजी कनेक्शन। 2025 से इसकी शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया और पाइपलाइन से गैस सप्लाई के जरिए लोगों को क्या क्या फायदा होगा, देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल में। वहीं पीएनजी और एलपीजी पाइपलाइन केस में भी क्या अंतर है, इस बाबत भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए, बिहार से खबर है। अस्पतालों में डॉक्टरों के 49% पोस्ट खाली हैं। कहीं ओटी तो कहीं वेंटिलेटर भी नदारद है। केक की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा सामने आया। और खबर है, 9 से 12 दिसंबर तक झारखंड का विधानसभा सत्र शुरू होगा। सदन में पहली बार 20 नए विधायक, 5 महिलाएं भी पहली बार बनी एमएलए। वैसे झारखंड सरकार ने भी महिलाओं को तोहफा देते हुए घोषणा कर दी है कि अगले महीने दिसंबर से ही महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। झारखंड की मैया सम्मान योजना की धनराशि बढ़ाएगी। किन किन महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलता है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जमा कराना जरूरी है। और जो महिलाएं अभी तक भी इस योजना से जुड़ी नहीं है तो वो मैया सम्मान योजना के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। और खबर है, झारखंड में 2020 से राज्य सूचना आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया 4 सप्ताह में शुरू करने का निर्देश भी दिया। वहीं खबर है, हरियाणा बीजेपी ने हर जिले में संयोजक नियुक्त किए। ई ग्रंथालय विभाग ने सह संयोजक के नाम भी शामिल किए। खबर है, दिसंबर में झगड़ा रहित इंतकालों के लिए पंजाब सरकार कैंप लगाएगी। तय टाइम के बाद पेंडिंग केस मिलने के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। वहीं देखिए, उत्तराखंड में 182 नए पार्किंग स्थान बनाए जाएंगे। 15,000 से ज्यादा वाहनों की पार्किंग हो सकेगी। वैसे उत्तराखंड सरकार 4 धाम शीतकालीन यात्रा शुरू करने का भी प्लान कर रही है, जहां होटलों वगैरह में ठहरने पर आपको 10% छूट भी मिलेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का यह नया प्लान है। चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, एक तो रेलवे जॉब्स पर अपडेट आ रहा है। अप्रेंटिसशिप के लिए 1750 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं 12वीं का मौका। आवेदन 28 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 27 दिसंबर। वहीं खबर है, 2 साल में ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए क्या नियम है, इसको लेकर यूजीसी ने फाइनल एसओपी को मंजूरी दे दी है। कमजोर स्टूडेंट एक्स्ट्रा साल ले सकेंगे, मतलब जो स्टूडेंट चाहे तो अगर 3 साल 4 साल में भी ग्रेजुएशन कर पाएंगे। बाकी मिनिमम 2 साल में भी ग्रेजुएशन पूरा कर पाएंगे। अब स्टूडेंट टाइम बचेगा उनका। यूजीसी की तरफ से एसओपी में ये 5 जरूरी बातें बताई गई है। और खबर है दोस्तों, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में नियमित होगी भर्तियां। 60 छात्रों की संख्या पर 2 टीचर रखने का फॉर्मूला भी बनाया हरियाणा सरकार ने। और गेट एग्जाम आंसर की पर अपडेट आ रहा। 24 नवंबर को जो परीक्षा हुई थी उसमें ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की है। मध्य प्रदेश में 9वीं और 11वीं का टाइम टेबल जारी हुआ। 5 फरवरी से 9वीं और 3 फरवरी से 11वीं की परीक्षाएं शुरू हुई। ओके, और चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए, भारत ब्रिटेन में नौसेना से जुड़ा समझौता हुआ। विक्रांत बने फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। भारत यूएन शांति स्थापना आयोग में भी शामिल होगा। ये कुछ करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखिएगा। और वहीं देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इनडायरेक्टली अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रंप अभी भी सुरक्षित नहीं है। अमेरिका में पहले भी बड़े नेताओं की हत्या हुई है, तो वे होशियार नेता उम्मीद है अलर्ट रहेंगे। मतलब देखिए, आप उन्होंने इनडायरेक्टली चेतावनी दी है। और बाकी उड़ीसा में आपको बताऊंगा, एक कानून पास हो चुका है, बच्चों के सोशल मीडिया चलाने पर बैन रहेगा। और सरकार ने ये जुर्माना भी तय किया कि अगर ये नियम टूटा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उल्टा 275 करोड़ का जुर्माना लगेगा। और ऑस्ट्रेलिया इस तरह का बिल लागू करने वाला दुनिया का पहला देश भी बन चुका है, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह ये नहीं चला पाएंगे। और खबर है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो सांप्रदायिक हिंसा जारी है उसमें 2 और लोगों की जान गई। अब तक 122 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं खबर देखिए, बौखलाए रूस के राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेन को दी हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की धमकी। 100 ड्रोन से किया बड़ा हमला। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के लोग अपनी गलतियां सुधारें। धनु राशि के लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएंगे। वृष राशि के लोगों को किस्मत का साथ और रुका पैसा मिल सकता है। कुंभ राशि वालों के इनकम सोर्स भी बढ़ सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट सवाल है, आपको लिखना है। इसका उत्तर नीचे